चलिए आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा कोशिका का सबसे पहला पार्ट, यानी कि कोशिका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती हैं, जो इम्पोर्टेंट्स है, सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हमने क्या स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया जनरल साइंस। जनरल साइंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है और जाने वाला पोर्शन भी है, और यहाँ से बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी एचएसएल का एग्जाम हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो। ठीक है, चाहे वो आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपी सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट हो, या फिर यूपी एसआई का अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे वो यूपी पीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आईएएस का, आईपीएस, किसी का भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपका जनरल साइंस पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल साइंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने जनरल साइंस के टॉपिक को स्टार्ट किया है दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने एक टॉपिक, यानी कि बायोलॉजी की जितनी शाखाएं होती हैं वो सारी की सारी मैंने डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कोशिका का सबसे पहला पार्ट, यानी कि पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे कोशिका से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, हम लोग एक एक दो दो करके तीन तीन वीडियो करके जो है देखते हुए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो होने थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में ही समझना है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कोशिका के बारे में लिखा होगा, कोशिका होता क्या गाइस। तो अगर आप समझें यहाँ पर, तो कोशिका जो है वो जीव, जितनी भी जीवधारी होती है, जीवधारी कहने का मतलब जितने भी जंतु हैं, ठीक है, उनकी सबकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे आप पढ़ रहा भी होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10 में कि सेल क्या है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लिविंग थिंग्स की। ठीक है, तो संरचनात्मक कहने का मतलब क्या हुआ? संरचनात्मक कहने का मतलब हुआ कि कोशिकाएं ही मिल करके किसी भी बॉडी की संरचना बनाती हैं। कोशिकाएं ही मिल करके किसी भी बॉडी की संरचना बनाती हैं। संरचना कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपकी फिंगर्स है, आपके हैंड्स है, आपकी ये जो आप देख रहे हैं माउथ, कुछ भी, एवरीथिंग, जो आपके टीथ है, कुछ भी, हर एक चीज का संरचना अगर हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ सेल, सेल की मदद से हुआ है। सेल जब मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, आपका टिश्यू बन जाता है। ठीक है, टिश्यू जब मिलता है तो ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑर्गेनेल मिलता है तो आपका ऐसे धीरे 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 हर एक चीज मिलकर के पूरा बॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप समझें, जैसे एक ईंट होता है, तो ईंट जब को जोड़ा जाता है तो एक दीवार बनती है, तो बहुत सारी दीवार जब मिलती है तो कमरा बन जाता है, बहुत सारे कमरा जब मिलेगा तो बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है। सेम वही प्रोसेस होती है किसका? सेल का। क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब क्या हुआ? ये हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, हर एक एक्टिविटी में क्या लेता है, पार्टिसिपेट करता है। अगर हमारे किसी सेल की किसी पार्ट्स की अगर कोशिकाएं डेड हो जाती हैं तो वो हमारा पार्ट्स काम करना क्या कर देता है दोस्तों, बंद कर देता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि ये जो जीवधारी है सबकी कोशिका जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें प्रायः अगर देखा जाए तो स्वतः इसमें जनन करने की क्षमता होती है। स्वतः जनन करने की क्षमता कहने का मतलब क्या हुआ कि कोशिका बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो आपकी यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सारे आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं वो एक ही कोशिका की मदद से क्या करते हैं, जनन करते हैं। जैसे अमीबा के बारे में अगर आप सोचेंगे तो अमीबा क्या यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर वो अपने आप को एक ही सेल से क्या करता है, एक ही सेल की मदद से वो रिप्रोडक्टिव भी करता है, एक ही सेल की मदद से वो खाना भी बनाता है, उसी सेल की मदद से जनन भी करता है। तो होता क्या है कि सेल के अंदर जनन की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक, और जितनी भी सेल होती है वो खुद से क्या करती है, खुद से ब्रेक करेंगी। भले कि उसको प्रोटीन मिलता है, अलग बात है, प्रोटीन की मदद से वो क्या करता है, प्रोटीन जो होती है वो सेल को, ठीक है, नए नए सेल में कन्वर्ट करने में मदद करती है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर जनन की क्षमता भी पाई जाती है दोस्तों। ठीक, यहां से अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन लिख देगा कि कोशिका कि इसमें से क्या बातें सच हैं, कि वो संरचनात्मक इकाई है, कि वो क्रियात्मक इकाई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 की साइंस में आपका लिखा हुआ है ये टॉपिक। ठीक है, क्लास 10 की साइंस में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन जो कोशिका उसने खोजी थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका
कोशिका थी मृत कोशिका थी दोस्तों, ठीक है। जो कोशिका इसने खोजी थी वो कब खोजी थी? 1665 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोशिका किसने खोजी, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले मृत कोशिका भी किसने खोजी, तब भी इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें से रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका का खोज किया, मृत कोशिका, जीवित कोशिका, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? मृत कोशिका। ठीक है, क्या आंसर होगा? मृत कोशिका, क्योंकि इसने मृत कोशिका के बारे में रिसर्च किया था दोस्तों, यानी खोजी थी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये आपके यूपीपीएससीएस, आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है, उस एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसके पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उसके पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है रॉबर्ट हुक ने लिखी है, और इस पुस्तक का जिक्र जो है किया गया है, और इसी पुस्तक के बारे में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जीवित कोशिका के बारे में बात किया जाए तो जीवित कोशिका की जो खोज थी लुवेन हुइक ने की थी। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे। लुवेन हैक ने जो थी एक जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका कहने का मतलब क्या, वो जो ग्रीन एल्गी होता है जो पानी के ऊपर पाया जाता है दोस्तों, वहां पर उन्होंने इस चीज का रिसर्च किया था, और उसमें उन्होंने देखा कि कोशिका, यानी कि जो कोशिका की रिसर्च की थी वो कोशिका कैसी थी? जीवित थी। अगर आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जीवित कोशिका की किसने खोज की थी, तो आपका आंसर होगा लुवेन हैक। ठीक है, लुवेन हैक ने जो थी जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, अगर हम सेल थ्योरी के बारे में बात करें तो देखिए कोशिका सिद्धांत यानी कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन और स्वाइन नामक दो व्यक्ति थे, उन्होंने सेल थ्योरी आपको दी थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सेल थ्योरी। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जाता है। अगर वनडे एग्जाम के बारे में बात करें तो वनडे एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी का, है ना, सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की, तो सेल थ्योरी आपको दी थी। ठीक है, किसने? स्लेडन और स्वाइन ने। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। ये वनडे एग्जाम में आपका 100% पूछा जाता है, 100 to 100% वनडे एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लेडन एंड स्वाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितनी भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, हर एक चीज में जो है दो प्रकार की क्या क्या कही जाती है आपकी, सॉरी, जीवधारियों में दो प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। जीवधारियों में दो प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने इसको देखिए रेड कलर से इसको हेडलाइन भी कर, मतलब इसको हाईलाइटेड भी कर रखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब वनडे एग्जाम के लिए। जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे आपके एसएससी के एग्जाम हो गए, चाहे आपके रेलवे के एग्जाम हो गए, चाहे आपको ग्रुप डी को किसी का भी एग्जाम हो, ठीक है, तो पुलिस का एग्जाम हो, जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम में ये सब टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जाम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, केंद्रक कला और केंद्रिका कला युक्त कोशिका कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, तो उसमें केंद्रक पाया जाता है ना उसमें केंद्रक कला पाया जाता है। केंद्रक कला कहने का मतलब क्या हुआ? उसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, केंद्रिका कला युक्त, ठीक है, कुछ भी नहीं पाया जाता, कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है या नहीं, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है या नहीं, कौन सी सेल है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं। आपका क्वेश्चन लिख देगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में, या फिर दोनों में से किसी ने, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिसमें नहीं पाया जाता वो तो प्रोकैरियोटिक होगा, और जिसमें पाया जाता है वो आपका यूकैरियोटिक होगा दोस्तों। ठीक है, यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आपके प्लांट्स आ जाते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स नहीं आते, सॉरी, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें नहीं पाया जाता केंद्रक। ठीक है, वो सब आ जाते हैं आपके किस में? प्रोकैरियोटिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है कि अगर आप देखिए ध्यान से, हाँ, अगर आप ध्यान से देखें, पेन गायब हो गया, देखिए जो इसमें, बस पीछे आते हैं। हाँ,
जितने जीवधारी होते हैं, यहाँ से क्लियर हुआ। आगे 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 बढ़ते हैं। तो देखो इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। ये जो राइबोसोम है वो आपको उपस्थित होता है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जीवाणु नील हरित शैवालों में पाई जाती है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम पाया जाता है कि नहीं प्रोकैरियोटिक में? राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। किसका काम है दोस्तों? प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाने का काम करता है। ये किसमें पाया जाता है? आपके प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। और ये जनरली ये जो जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो किसमें पाई जाती है दोस्तों? ये आपके नील हरित शैवाल जो होते हैं उसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जितने भी आपके नील हरित शैवाल होते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया था प्लांट, ठीक है, सॉरी, प्लांट में नहीं, ये आपके नील हरित शैवालों में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो पूर्ण विकसित, यानी कि उसके अंदर कंप्लीट केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है तथा कलायुक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे साइटोप्लाज्म हो, चाहे आपका प्रोटोप्लाज्म हो, ठीक है, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, हर एक अंग उसके अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर हर एक अंग पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, हर एक अंग पाया जाता है। और खास करके इसकी बात आपको याद रखना है कि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन आपकी क्या होती है, ठीक है, ये जो आपके जनन होते हैं, ठीक है, उनकी क्षमता को बढ़ाने में काम करती है, ठीक है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? पेड़ पौधों, जंतुओं और कुछ शैवालों में भी पाई जाती हैं, यानी कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें भी ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं कुछ शैवालों में तो पाई जाती हैं और पेड़ पौधों जंतुओं में तो पाई ही जाती हैं, पेड़ पौधे जंतुओं में तो पाई जाती हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपकी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पादप कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो पादप कोशिका जो है वो पादप कोशिका यानी कि जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका कहने का मतलब वो प्लांट के अंदर जो सेल पाई जाती है वो सेल थोड़ा सा जो जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी कोशिकाओं से थोड़ी अलग होती है। क्यों अलग होती है? दो चीजें हैं जो आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में पाई जाती है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाई। मतलब डिफरेंस होता है दो चीजों का। क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि इसकी कोशिका में वह आवरण कोशिका भित्ति से यानी कि सेल वॉल कहलाता है, यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है, सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, यानी कि उसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सेल वॉल कहते हैं। और वो जो सेल वॉल है वो मुख्यतः किस चीज का बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज किसका बना होता है? सेलुलोज आपका कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज में कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज की मदद से कौन किसका आवरण होता है? वो होता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ज्यादा वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि किसमें सेल वॉल पाई जाती है और किसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल जो है वो किससे बना है? सेलुलोज से बना है, प्रोटीन से बना है, किससे बना है? ये भी क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस सबको हाईलाइटेड किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और इसको आप नोट भी कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ठीक है। जितनी भी जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जितनी भी जंतु कोशिकाएं होती हैं किसी में भी कोशिका यानी कि बाहर वाला जो आवरण होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, ना कि सेल वॉल। सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है जंतु कोशिकाओं में, ठीक है, ठीक है। जंतु कोशिका में यानी कि इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। हरित लवक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है, वो भी नहीं पाया जाता है। हरित लवक पूरा की पूरा कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे अलग, ठीक है। हम लोग कोशिका भित्ति पूरा की पूरा डिस्कस करेंगे, हम लोग एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पूरा की पूरा डिस्कस, हर एक टॉपिक को, हर एक छोटे से छोटे पार्ट को अलग अलग डिस्कस करने वाले। अभी मैं छोटा सा ब्रीफ आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, हर एक चीज मैं अलग डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, आप टेंशन ना लें। तो मैंने क्या कहा कि हरित लवक भी अनुपस्थित होता है किसमें? जंतु कोशिका में, और कोशिका भित्ति तो अनुपस्थित होती है। तो दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिका में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन भी आपका यहीं से पूछता है कि क्या डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में? कोशिका भित्ति
का, हरित लवक का या किसी और का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पराग, ठीक है, एक अर्ध पराग क्या होती है, एक अर्ध पारगम झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेरे रखती है। अब ये जो अर्ध पारगम जो झिल्ली है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है इसको समझना। क्यों? देखिए, ये जो जितने भी आपके पास सेल वॉल होते हैं, जितने भी आपके पास कोशिकाएं होती हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जो जंतु के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन सभी कोशिकाओं के बाहर में क्या पाया जाता है? उन सभी कोशिकाओं का बाहर वाला जो आवरण होता है, वो उसमें क्या होता है? वो होता है आपका ये सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर क्या बोला गया? अर्धपारगम झिल्ली बोला गया। अर्धपारगम झिल्ली क्यों बोला गया भाई? ठीक है, ये एक प्रकार से बोला जाए तो सेल का द्वारक होता है, इसको सेल का द्वारक भी कहा जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है? कोशिका झिल्ली को सेल का द्वारक। द्वारक मतलब समझते हैं आप? जैसे द्वारपाल जो होता है वो खड़ा रहता है दरवाजा पे, अब जो भी आएगा वो द्वारपाल से क्या करेगा? द्वारपाल उसको अलाउ करेगा तो अंदर जाएगा, और अंदर से भी जो चीज बाहर जा रहा है तो द्वारपाल उसको अलाउ करेगा तब वो बाहर जाएगा। तो अर्धपारगम जो झिल्ली होती है उसका भी सेम काम होता है। क्या काम होता है? कि जो सेल होता है उसका जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोल रहे हैं या फिर हम उसको कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करता है कि जितने भी क्या बोलते हैं पोषक पदार्थ होते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं जो सेल के अंदर एंट्री करते हैं, वो कहां से आते हैं? वो आपकी कोशिका झिल्ली से होकर के आते हैं। कहां से आते हैं? कोशिका झिल्ली से होकर के आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जो प्रत्येक सजीव कोशिका है ना, जे जीव द्रव को घेरे रखती है, यानी कि प्रत्येक जो कोशिका होती है उसके जीव द्रव को घेरे के रखती है, कौन है ना? कौन घेरे के रखती है? आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान के चलो ये है आपका क्या चीज, ये हो गया आपका क्या चीज? कोशिका, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीवद्रव पाया जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ये क्या है आपका? ये है आपका सेल मेम्ब्रेन दोस्तों। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जितने भी बाहर से पोषक पदार्थ आता है उनको अंदर करना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसको अंदर लेके जाना। अंदर से बाहर किसको किया जाता है? अंदर से बाहर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस मेम्ब्रेन से होकर के ही चीजों को बाहर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा भी कहा जाता है कि कोशिका का, है ना, कोशिका का द्वारपाल किससे कहते हैं? आपका एग्जाम दे देगा ऑप्शन में, क्या दे देगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ लिख देगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कोशिका का द्वारपाल किससे कहते हैं? तो ये आप याद रखें, कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका का द्वारपाल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? द्वारपाल, ठीक है। यानी कि जो गेट पे खड़ा रहता है उसको बुलाता है द्वारपाल दोस्तों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे आगे टॉपिक पे, ठीक है। देखिए क्या टॉपिक है। तो रॉबर्टसन जो था, रॉबर्टसन ने 1959 में रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार, रॉबर्टसन ने एक धारणा दी थी सेल के बारे में। क्या बताया था उन्होंने बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? किसी भी कोशिका की बाहर वाली परत होती है, ठीक है। उसकी भीतरी परतें जो है वो प्रोटीन के द्वारा बनती है, जबकि मध्य परतें जो है वो किसकी बनती है? लिपिड की बनती है। यानी कि उन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका, अभी कोशिका है मान के चलो, ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन दोस्तों। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला भाग होता है वो किसका बना होता है? इन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला भाग होता है ये आपका प्रोटीन का बना होता है। और उन्होंने कहा बाहर वाला जो भाग है, बाहर वाला प्रोटीन के बाहर वाला जो भाग है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन का बाहर वाला जो भाग है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, अंदर वाला भी प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। और लेकिन बीच वाला जो भाग है वो किसका बना हुआ रहता है? वो आपका लिपिड का बना होता है। किसने कहा? ये कहा रॉबर्टसन ने। ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में 100% पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। रॉबर्टसन के द्वारा क्वेश्चन कैसे आता है? रॉबर्टसन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन की अंदर और बाहर की परत किसके द्वारा बनी हुई है?
रॉबर्टसन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन की अंदर की और बाहर की परत किसके द्वारा बनी हुई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। अगर पूछ दिया जाए रॉबर्टसन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन की मध्य परत किसके द्वारा बनी हुई, यानी कि बीच का भाग किसके द्वारा बना हुआ है, तो वह लिपिड। क्या है? लिपिड। हालांकि इसकी बात को अब नकार दिया गया है, अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रॉबर्टसन के अनुसार क्या है, तो आपका आंसर पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम में 100% पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सिंगर और निकोलसन जो है उन्होंने 1972 में एक अवधारणा जो है सर्वाधिक मान एक सेल के बारे में अवधारणा दी, और उसको हमेशा माना गया और अभी तक माना जाता है। वो क्या है? वो ये है कि उनके अनुसार कोशिका झिल्ली में, उन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली में फास्फो लिपिड की दो परतें होती हैं, यानी कि जो कोशिका झिल्ली, जैसे मान चलिए कोशिका है तो एक अंदर की परत और एक बाहर की परत। इन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं और जिसके बीच में प्रोटीन पाया जाता है। मतलब अंदर में क्या है? अंदर में फॉस्फोलिपिड है, बाहर में भी फॉस्फोलिपिड है, लेकिन इसके बीच में क्या पाया जा रहा है दोस्तों? बीच में प्रोटीन पाया जा रहा है। ये किसने बोला? ये बोला था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने, और उनकी बातों को अभी तक मान्य किया गया है, अभी तक उनकी बातों को मान्य किया गया। यानी कि अगर आपको वर्तमान समय में पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में कोशिका की बाहर वाली परत जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, या अंदर की परत जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, और बीच वाली परत में क्या पाया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप, मुझे आशा है कि इसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए किलिंग है, यानी कि कतई जहर, ये सब टॉपिक्स आप इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, बहुत अच्छा आगे आ गया है टॉपिक हमारे पास, ठीक है। आगे है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो वो अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में सर्वाधिक भूमिका होती है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और राइबोसोम की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको 100 to 100% मार्क कर लीजिए, 100 to 100% मार्क कर लीजिए दोस्तों। ये एक वनडे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है और कहाँ होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का सबसे ज्यादा योगदान होता है किसी भी सेल में प्रोटीन के बनाने का। किसी भी सेल में प्रोटीन का बनाने का सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का होता है तो वो होता है आपका अंतर्द्रव्य और राइबोसोम दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कि अंतर्द्रव्य जाल का, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पोर्टर, आप याद रखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला से, यानी कि उसकी जो कलाएं होती हैं उसके बाहर में ना, उसके बाहर में जैसे मान के चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके बाहर में क्या पाया जाता है? इसके सरफेस पर ना राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? पोलैंड ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पोलैंड। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी या फिर इसके लिए कौन जाना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में आते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के, है ना, के निर्माण स्थल होते हैं। जितना भी राइबोसोम है ना, प्रोटीन स्थल का निर्माण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है। और आप याद रखेंगे कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कतई जहर टॉपिक है, कतई जहर। आप इसको हमेशा याद रखें। क्या याद रखें कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि वहां पर सर्वाधिक प्रोटीन बनता है। सेल में जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पूरे सेल को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। पूरे सेल को क्या करती है? स्ट्रक्चर प्रदान करती है। ये आपका सेल है, ये इस तरह जो है सेल के अंदर पाई जाती है, इस तरह इस सेल के अंदर पाई जाती है। पूरे सेल का स्ट्रक्चर जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे।
क्या हिंदी में लिखा हुआ रहेगा? हिंदी में लिखा हुआ रहेगा कि अंतद्रव्य जालिका। अंतद्रव्य जालिका जो होती है वो कोशिका की क्या होती है? वो कोशिका का आपका क्या कहलाएगा? कंकाल तंत्र। क्या कहलाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है दोस्तों। यानी कि जो आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका का कंकाल तंत्र। कौन कहलाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे और हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज डिस्कस किया। यहाँ के आगे की चीजें मैं आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से समझाऊंगा पूरा। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनता है ये मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगा। प्रोटीन किससे मिलता है हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, चाहे प्रोटोप्लाज्म हो, ठीक है, चाहे आपका क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडीज हो, ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। हर एक बात आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, हम लोग कब मिलने वाले हैं? हमारे अगले वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के बाय, गुड नाइट।